कंट्रासेप्टिव पिल्स। पिल्स मतलब गोलियां हैं तो पिल्स कह दिया गया, मुंह से खाई जाती हैं तो ऑन जनरल जब हम इसे शॉर्ट में कहते हैं तो ओसीपी कहते हैं। इट इज अ वेरी पॉपुलर नॉट वेल एक्सेप्टेड, दिमाग में रखिएगा, वेल एक्सेप्टेड मैं लाइन लिख चुका हूं। आईयूडी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इजी टू यूज है और प्राइवेसी मेंटेन है। गोली खाते रहिए, घर वाले को भी पता नहीं चलेगा, तो बस इसीलिए ये पॉपुलर है, लेकिन गजब के साइड इफेक्ट। इसलिए मेडिकली नॉट रिकमेंडेड टू क्रिएट स्पेस, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी कई बार नहीं होती, तभी मैंने थर्ड जनरेशन हटा लिया था। लेकिन वो इतना पॉपुलर है, इतना एडवर्टीजमेंट देखा है, तो लोग बिना किसी डॉक्टरी सलाह के इसको खाई पड़े। तो पहले इसकी मैकेनिज्म जान लीजिए, ये काम कैसे करता है, इसमें होता क्या है। तो जब ओसीपी हम कहते हैं तो यूजुअली, हमेशा तो नहीं, लेकिन यूजुअली इट कंटेन्स हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं इसमें। अब मैंने यूजुअली इसलिए लिखा क्योंकि सहेली भी आपको पढ़नी, जो नॉन हार्मोनल पिल है, पीछे आया था एक जगह पर। तो अब इसमें कौन सा हार्मोन होता है, तो दो तरह की पिल्स होती है। एक कहलाती है सिर्फ जिसमें प्रोजेस्ट्रोजेन होता है, दूसरी पिल होती है जिसमें प्रोजेस्ट्रोजेन और ईस्ट्रोजेन कॉम्बिनेशन होता है। यस, दो चीजें। प्रोजेस्टेरॉन नहीं लिखा, कई लोग को तो दिखाई नहीं देता है कि प्रोजेस्टेरॉन लिख रहे हो या प्रोजेस्ट्रोजेन लिख रहे हो। तो यहाँ प्रोजेस्ट्रोजेन लिखते हैं। जब शरीर से हार्मोन निकलता है तो उसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, लेकिन हम वही हार्मोन जैसे लैब में बना ले तो वो प्रोजेस्ट्रोजेन कहलाता। तो ये लैब में बनाए जाते हैं। गोली बनाने के लिए किसी महिला से प्रोजेस्टेरॉन थोड़ी ना कलेक्ट किया जाएगा, तो एक केमिकल है, तो हम लैब में केमिकल सिंथेसिस करके इसे बना लेते। तो इसीलिए आप घबराइएगा नहीं, अगर आप प्रोजेस्टेरॉन बोल भी रहे हैं तो गलत नहीं है, लेकिन किताब में जो लिखा है वो प्रोजेस्ट्रोजेन लिखा है, बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड। अब पहली वाली जो है इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन है, तो कई लोग इसको पॉप्स बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, डीडीएलजे वाला पॉप्स नहीं। एक मूवी है इसमें शाहरुख खान अपने पिताजी को, अनुपम खेर को, पूरी मूवी भर पॉप्स बोलता है। तो कुछ लोग उस समय मूवी देखते वक्त मुस्कुरा रहे थे, कुछ लोग नहीं मुस्कुरा रहे थे, वजह यही। तो यस, ये प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल है, और ये प्रोजेस्टेरॉन यानी प्रोजेस्ट्रोजेन ईस्ट्रोजेन कंबाइंड पिल है। अब इनकी मैकेनिज्म जानिए। इस दोनों में से चाहे इनकी बात कर लीजिए जहां सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजेन ही है, और इनकी बात कर लिए दोनों है जहां प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है। ये आपने पढ़ा होगा, प्रोजेस्ट्रोजेन ही मैं भी लिखूंगा। तो जब प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा तो एफएसएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बोलो? कम होगा। एफएसएच घटाने वाले दो ही हार्मोन हैं, या तो पीआरएल और या प्रोजेस्टेरॉन। इसीलिए तो पूरी प्रेगनेंसी भर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा था तो एफएसएच कम था, नया फॉलिकल चलता नहीं था, एमेनोरिया होता है। तो अगर आप गोलियां खा रहे हैं इस तरह की तो एफएसएच कम होगा। एफएसएच कम होगा तो कोई फॉलिकल डेवलप नहीं करेगा, नो फॉलिक्यूलर डेवलप। फॉलिकल डेवलप नहीं करेगा तो नो ग्राफियन फॉलिकल। तो आंसर क्या है? नो ओवल्यूशन। जब ग्राफियन फॉलिकल नहीं है तो ओवल्यूशन नहीं है, अंडा ही नहीं बन रहा है, और अंडा नहीं बन रहा है तो चाहे जितना इंसेमिनेशन कर दो, फर्टिलाइजेशन नहीं। तो आंसर फिर आ गया, दैट इज नो फर्टिलाइजेशन।
लेकिन रीजन देखिए सबके बदल रहा हूँ। जिनको समझ में आ रहा गुड, नहीं समझ में आ रहा है तो भी गुड ही है। आप रट तो यही है। ट्रेडिशनल मेथड में भी नो फर्टिलाइजेशन, बैरियर में भी नो फर्टिलाइजेशन, आईयूडी में भी आपने नो फर्टिलाइजेशन पढ़ा, अंत में जाके अलॉन्ग विद नो इम्प्लांटेशन यहाँ पे। लेकिन सबका मैकेनिज्म अलग है। यहाँ पर ओव्यूलेशन नहीं होगा जब अंडा होगा ही नहीं, तो चाहे जितना आप इंसेमिनेशन करिए, नो फर्टिलाइजेशन। अब दूसरी बात, एक थोड़ा भ्रम है लोगों को लगता है कि जब कोई फीमेल कंट्रासेप्टिव पिल खाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी या नहीं होगी, क्योंकि हम ये पढ़ तो रहे हैं कि उसकी ओवरी में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं होगा, कोई ओवल्यूशन नहीं होगा, कोई कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी या नहीं? तो जिन्होंने पढ़ रखा है वो बता देते हैं होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको शक होता है कैसे होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, वो भी बता देंगे क्यों। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉन्टिन्यू अगर आप पिल खाते, लेकिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो नॉन ओवल्यूटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। नॉन ओवल्यूटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे थे तो ब्लीडिंग फेज के दौरान वहां पर बहुत सारी चीजें निकलती थी, लेकिन अनफर्टिलाइज्ड एग भी निकलता था। यहाँ पर वो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, बस अंडा नहीं निकलेगा। कैसे बता दिए? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने पढ़ा था तो आपने दो जगह चेंजेस पढ़े, ओवरी में और यूट्रस में। ओवरी में ईस्ट्रोजन का लेवल पहले बढ़ता था, तब यहाँ प्रोलिफरेशन होता, फिर कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में बन जाता था, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता था तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहता था, फिर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करता था, प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरता था तो वो शेड ऑफ हो जाता था। यही तो कहानी थी। तो अब सर हम ओवरी में तो कोई चेंज कर ही नहीं है, तो इसके लिए आपको गोली खरीदनी पड़ेगी, कंट्रासेप्टिव पिल। बाजार में ये सबसे सस्ती वाली माला डी के नाम से मिलती है, 5 रुपए की गोली। और भी बहुत महंगी महंगी भी आती है। भैया खा लो, बाहर जाके अच्छा नहीं लग रहा, तुम लगातार खाते जा रहे हो और हम देखते जा रहे हैं, तो बेटा बाहर जा खाओ। ये अच्छी बात नहीं है, सब लोग बैठे हैं, आप अकेले खा रहे हो, या तो सबको वो मार्केट में मिलेगा। और माला एन अगर 5 रुपए नहीं खर्च करना चाहते हैं तो सरकारी अस्पताल से ले, क्योंकि इसमें डोज आपको जानना कि गोली खाना कब से शुरू करें कंट्रासेप्शन के लिए। तो गोली खाना आपको शुरू करना है विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट यानी कहने का मतलब मैंने क्या कहा, ब्लीडिंग फेज। तो देखिए स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट 5 का मतलब 0 से लेकर 5 के बीच में किसी भी दिन शुरू करो। आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, सरल भाषा में कह दो ब्लीडिंग फेज के दौरान, हम यही तो लगभग कह रहे हैं। फिर देन कंटिन्यू इट फॉर नेक्स्ट 21 days, 21 दिन तक खाइए। 21 गोलियों की खुराक। देन गैप ऑफ 7 days, 7 दिन शांति से बैठे रहिए, गोली मत खाइए। देन रिपीट, फिर रिपीट। ये किताबी ज्ञान 21 दिन की खुराक है। अब जैसे ये कथा इसमें लिखी गई कि हमको बताया जाता है कि साइकिल हमारी कितने दिन की होती है, 28। तो अगर आप तीसरे दिन से शुरू करोगे तो 21 दिन खाने के बाद 7 दिन जैसे बीतेगा फिर तीसरा दिन आ ही जाएगा। यही तो हुआ ना। अगर आप पहले दिन से ही खाना शुरू करोगे
तो 21 दिन के बाद 7 दिन बीतने के बाद फिर पहला ही दिन तो आ जाएगा अगली साइकिल का। तो ये कथा इस पर आधारित है। लेकिन सर हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल तो 28 दिन की है ही नहीं, हमारी तो 32 दिन की। अब क्या करें? तो हमें तो ये नहीं लागू होता, तो हमें हर महीने यही फॉर्मूला लगेगा। हमने मान लीजिए पहले दिन शुरू किया खाना, 21 दिन खाई, फिर तब तक नहीं खाएंगे जब तक ब्लीडिंग नहीं, तभी तो मेरा पहला दिन। अब चाहे 7 दिन हो चाहे 12 दिन हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं। तो ये किताब में लिखा है वो, क्योंकि हम लोग की किताब में सिखाया जाता है साइकिल 28 दिन की है, तो हम लोग उसी को लिखे। क्लियर? दूसरा एक पॉइंट अजीब सा लिखा है, फर्स्ट 5 डेज। ये थोड़ा गलत है। अब मान लो इस साइकिल में हमने पहले दिन से शुरू किया, अगले साइकिल में तीसरे दिन से शुरू किया, ऐसा नहीं। तो हम लोग उस फीमेल को 2 ही बातें सिखाते हैं। जिस दिन से ब्लीडिंग आना शुरू हो उस दिन शुरू कर देना, यानी पहले दिन से, या जिस दिन महीना खत्म हो उसको अगले दिन से शुरू कर देना। तो फिक्स तो रहेगा कि हम या तो पहले दिन से खाते हैं, या 5वें दिन से खाते हैं, या 4थे दिन से खाते हैं। हमें बार बार वैरी नहीं कराना। लेकिन किताब यही लिखी, तो मैं आपकी भाषा नहीं बदल रहा हूँ, लेकिन एक लेमैन को समझाना बड़ा टफ होता है। तो हम लोग उसके लिए सरल भाषा प्रयोग करते हैं कि मैडम जिस दिन आपका मेंसेस शुरू होगा उसी दिन से गोली खाइएगा, 21 दिन खा के चुपचाप बैठे रहिएगा, जब फिर महीना सीजन शुरू होगा उस दिन से फिर शुरू। तो फर्स्ट 5 डेज तो आ ही गया ना। लेकिन जब हम माला डी और माला एन की बात करते हैं तो उनकी कहानी एकदम अलग है। ये गोली जब आप खरीदोगे तो उसमें ऐसे रैपर मिलेगा, ऐसे गोलियां होंगी इसमें। सामान्यतः 3 कतार में होती है। 21 गोलियां सफेद, फिर 7 गोलियां भूरी भूरी। क्योंकि आपको पढ़ाना बड़ा आसान है कि भाई आप 21 दिन खाइए, फिर 7 दिन मत खाइएगा, फिर खाना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन जो लेमैन होती है महिला, जिसको पढ़ी लिखी नहीं है, उसकी जिंदगी में 3 दिन होते हैं, आज कल परसों, बस इसके अलावा चौथा दिन होता है। परसों से 1 दिन पहले होता है, परसों के पहले कोई तिथि नहीं। मैं एकदम रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ जहां पर कोई शिक्षा नहीं। वो यही तो कहती आज है, कल आगे पीछे, परसों आगे पीछे। तो 7 दिन गिनवा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो सरकार ने नया तरीका अपनाया, उसको 28 टैबलेट की गोलियां दे दो, रोज 1 गोली खाओ। ये 7 गोलियां उसने आयरन की कर दी। उसने सोचा इसमें हम पिल्स नहीं खिलाएंगे, इसमें आयरन खिला देंगे, उस महिला का कुछ भला ही हो जाएगा। तो वो गैप वाला काम खत्म। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको माला डी खिलाते ही नहीं ना, उनके लिए 21 टैबलेट वाली दुनिया आती है, वो महंगी होती है। तो उनको तो सिखा सकते हैं कि भैया 7 दिन इतने दिन का गैप कर लेना, या जो लैंग्वेज मैंने बोली उस लैंग्वेज में कि जब रीडिंग शुरू हो तब खा लेना। तो जो किताब में लिखा है वो ऐसे लिखा है। लेकिन माला डी या माला एन का जब एग्जाम्पल देंगे तो उसमें 28 गोलियां खानी आपको। किसी गोलियां व्हाइट वाली हैं, टेक्निकली वही पिल्स हैं, और तो सब आयरन की गोलियां। दूसरी एक और बात है इसमें, हम जब ऐसा पत्ता खरीद के लाते दवाई का, कहीं से भी निकाल देते, इसमें ऐसा नहीं करना। इसमें जब पलटेंगे आप तो उसमें डेट पड़ी होगी, लिखा होगा स्टार्ट, और फिर ऐसे एरो बना होगा कि ऐसे ही खाइएगा। ये नहीं कि हमारा मन किया पहले ये खाएंगे, फिर ये खाएंगे, फिर ये खाएंगे, फिर ये खाएंगे, ये काम आप नहीं करेंगे। इसमें सीक्वेंस से ही खाना होता है। अब इससे फायदा क्या होता है? जो शुरुआत वाली गोलियां होती हैं, ध्यान से सीखिए, उसमें ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है। तो शुरुआत वाली जब आप गोलियां खा रहे हैं, तो ये वाली जो माला डी है इसका एग्जाम्पल है, तो उसमें ईस्ट्रोजन ज्यादा है। तो उसके अंदर इंडोमेट्रियम में तो चेंज होगा ना। अरे ओवरी में नहीं चेंज हो रहा है, इंडोमेट्रियम तो प्रोलिफरेट करेगा। और जो बाद की गोलियां होती हैं उसमें प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है, तो इंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करके मेंटेन रहेगा। फिर 21 दिन के बाद जब गोली खाना बंद कर दोगे तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा, वो शेड ऑफ हो जाएगा। दैट इज द रीजन कि व्हाई द मेंस्ट्रुअल साइकिल occur, द फीमेल टेकिंग OCP। कुछ समझ में आया? नहीं आया तब भी कोई दिक्कत थोड़ी ना।
बस यही समझ लीजिए। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि गोली खाने के बाद भी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है, क्योंकि उन गोलियों में हार्मोनल का कंपोजिशन उसी रेशियो में होता है जिस रेशियो में ओवरी से हार्मोन निकलता है। शुरू में एस्ट्रोजन ज्यादा निकलता है, बाद में प्रोजेस्टेरोन ज्यादा निकलता है, तो उन गोलियों में रेशियो भी उसी हिसाब से रखा जाता है। जो पहली गोली है वो पहली गोली होगी, जो 17वीं गोली वो 17वीं। हमें तो सिर्फ यही सिखाना था कि डोज आप सीख पाइए, लेकिन माला डी लिखा है किताब में कहीं तो 7 दिन का गैप यूजुअली दिखेगा। अब रोज हम लोग कहते हैं ना डेली पिल्स, लेकिन डेली पिल्स कहाँ हुई? 7 दिन का गैप भी तो आप करवा रहे हैं, तो ये डेली पिल्स के नाम से जानते हैं। तो ये तो हमने आपको डोज बताया और बताया इसमें क्या है और कैसे काम करती है। लेकिन जरा दूसरा फंक्शन देखिए, ये तो मैंने पहले आपको इसलिए सिखा दिया कि आप रट मारें अगर आप कमजोर बच्चे हैं। ओसीपी इज अ कंट्रासेप्टिव पिल बिकॉज इट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। लेकिन एनसीईआरटी ने थोड़ी और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज की। देखिए कैसे ओसीपी, जिस ओसीपी का जिक्र हम लोग कर रहे हैं वो हार्मोनल पिल्स की बात कर रहे हैं। हार्मोनल पिल्स, ये मान के चलेंगे ओसीपी मींस दैट। इसमें 2 पॉइंट लिखे हैं, इट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। तो ये तो मैंने आपको सिखाई दिया कि प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन क्यों कहा हमने, क्यों बताया, ये फिर लिख दे रहा हूं। देयर इज नो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नो। लेकिन एक दूसरा पॉइंट भी लिखा है, वो भी बहुत ध्यान दीजिएगा, प्लस प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ये भी लिखा हुआ। तो अगर ये आपके क्वेश्चन में मिलेगा कि ओसीपी क्या करती है, तो कहिएगा दोनों करती है, लेकिन एक करना होगा तो आप यही करोगे जो ऊपर लिखा है। इसलिए पहले मैंने सिर्फ वही बनाया। जब वो अंडा ही नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन का महत्व क्या है? जब यहां गारंटी ले रहे हैं कि सर अंडा नहीं निकलेगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इम्प्लांटेशन करोगे किसका? लेकिन इसकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, वो पढ़िएगा। पहले तो आप दोनों समझ लीजिए कि आप ओसीपी में दोनों लिखेंगे कि ओसीपी प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन का वेरी इफेक्टिव, इफिकेसी तो इसकी बहुत ही अच्छी है क्योंकि ओवुलेशन नहीं होने देता। लेकिन इम्प्लांटेशन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट थिन्स इंडोमेट्रियम, ये इंडोमेट्रियम को बेहद पतला बना देती है। जैसे आपने जब पढ़ा था अपने यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो इंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन किसने किया था? ईस्ट्रोजन ने। ओवुलेशन के पहले जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा था तो खूब सारा एस्ट्रोजन निकला था, उसी ने तो प्रोलिफरेशन किया था, प्रोजेस्टेरोन ने तो खाली मेंटेन किया। तो यहाँ पर जब हम गोलियां खाते हैं तो एस्ट्रोजन ज्यादा तो होता है, बहुत ज्यादा नहीं। तो जब बहुत ज्यादा नहीं होता तो इंडोमेट्रियम बहुत ग्रो ही नहीं करती है, तो वो गद्दा नहीं बनता है, दही बनती है। चादर थी पहले, अब वो खाली थोड़ा सा ग्रो करके दही बन जाती। गद्दा बन जाती तो बहुत बढ़िया इम्प्लांटेशन होता, और जब उसने इंडोमेट्रियम को पतला ही रखा, यानी बहुत कम ग्रो कराया, तो क्या इम्प्लांटेशन होगा? दही में कहां उछल जाओगे या दही में धंस जाओगे? इसीलिए आंसर है प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। क्लियर? एक और पॉइंट है जो अभी आपने लिखा, भाई हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन तो है ना, सर्वाइकल म्यूकस, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म, मेक्स होस्टाइल फॉर स्पर्म, तो प्लस चेंजेस सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट, ये तो पीछे पढ़ा था, एंट्री ऑफ स्पर्म। तो इसका काम क्या होगा? प्रिवेंट क्या करें? इसके ब्रैकेट में क्या लिखें? ये क्या कर रही है? प्रिवेंट इम्प्लांटेशन या प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन? प्रिवेंट
तो अब भी आपको विश्वास होगा कि प्रेफर किसको करना है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। 3 में से 2 हिस्से हम प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन को बताएं, इसलिए आंख बंद करके याद कर लीजिएगा, अगर एक चूज करना खूब हुआ हाथ साइज के साथ तो प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन करेंगे। दोनों मिल जाएगा तो एनसीईआरटी का आप समर्थन करेंगे, उसने दोनों लिखा है। कहीं नहीं लिखा एनसीईआरटी ने कि एक को प्रेफर कर लेना, उसने एकदम सीधी लाइन लिख रखी है कि ओसीपी लेने के बाद फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन नहीं। और सवाल आप यूपीवाई क्यों ढूंढ लीजिए, बोथ मिल जाए तो बहुत रेयर क्वेश्चन मिलेगा ये। तो हमने एनसीईआरटी पूरी कवर कर दी यहाँ पे, और अपनी बात भी कह दी कि सर प्रेफर आप किसे करें। क्लियर? ये पहली बात जो हमने ओसीपी की जब हम करते हैं तो हम सिर्फ हार्मोनल एंड स्टेरॉयडल पिल्स की बात करते हैं, और मैं आपको 3rd जनरेशन जब से आईयूडी पढ़ा रहा हूं तब से कह रहा हूं हार्मोन के साइड इफेक्ट होते हैं। किसी लड़की को बच्चा नहीं चाहिए तो बच्चा 2 दिन या 2 महीना नहीं चाहिए, वो कहती 6 महीना नहीं चाहिए। कई बार तो कपल कहते हैं सर 4 साल अभी बच्चा नहीं चाहिए, उपाय बताओ। तो अगर 4 साल आप ओसीपी खाओगे और स्टेरॉइड लोगे लगातार तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स। हार्मोन लगातार 4 साल ले, तो इसीलिए कई इसके साइड इफेक्ट हैं जो एनसीईआरटी ने किसी टॉपिक के बाद की जगह लिखा है, अभी नहीं छिड़खानी कर, खाली ये यहां जता रहे हैं कि इट्स वेरी पॉपुलर एंड पॉपुलरिटी इज ओनली बिकॉज इजी टू यूज, और कोई पॉपुलरिटी की वजह नहीं है। इफिकेसी बढ़िया है ये भी सच है, लेकिन जो पॉपुलरिटी है, यस वेरी पॉपुलर ड्यू टू इजी टू यूज, इस्तेमाल करने में आसान, और आसानी सिर्फ इसलिए कि आपने गोली खा ली एंड नो वन नोज व्हाट यू आर टेकिंग, बस इसीलिए। तो इसीलिए एक नई दवा ढूंढी गई जिसका नाम आप दोबारा सुन लीजिए, दैट इज सहेली। इसका नाम है टोटल मेरी सहेली, लेकिन आपकी किताब में सहेली के नाम से लिखा गया तो वही। अब इसके पॉइंट जानिए। इस सहेली के बारे में सबसे पहली बात, ये हमारे लखनऊ में डेवलप है, दैट इज CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। लखनऊ का नाम नीट में 2 बार आता है, एक बार कंट्रासेप्टिव में सहेली के नाम से, एक बार मलेरिया पढ़ाएंगे हम आपको, तो वहां एक दवाई है आर्टिमिसिन, सी मैप ने बना रखा। हम लखनऊ में पढ़ रहे हैं तो हक बनता है 2 पॉइंट तो आप याद जबरदस्ती कर कि सहेली बनाई गई लखनऊ में, और आर्टिमिसिन नाम की एंटी मलेरियल ड्रग है, वो मलेरिया पढ़ाएंगे ह्यूमन हेल्थ। यस, सहेली की खास बात क्या? पहली बात कि सर ये नॉन हार्मोनल पिल है, आप नॉन स्टेरॉइडल लिख सकते हैं या नॉन हार्मोनल पिल्स लिख सकते हैं, क्योंकि वो साइड इफेक्ट वाला पॉइंट जो था ना वो बड़ा अजीब सा, तो इससे उससे निजात मिलेगी अगर आप इसे खाएंगे, साइड इफेक्ट मिनिमाइज हो गए। दूसरा पॉइंट आता है कि ये साप्ताहिक गोली है, वीकली पिल है, हफ्ते में 1 बार खानी है, रोज नहीं खानी, क्योंकि यहाँ जो 21 दिन की खुराक अगर 1 दिन आपने मिस कर दिया तो महीना अनसेफ, ये पक्का है। हालांकि कह देता है डॉक्टर आज मिस हो गया है तो कल तो गोली खा लो, आज वाली और कल वाली, लेकिन कई बार आती है और सर 3 दिन से गोली नहीं खाई, तो कहते हैं महीना अनसेफ है वो नहीं खा, तो उससे भी थोड़ा आराम रहेगा कि आप हफ्ते में 1 गोली, संडे में कोई सीरियल देखते हैं तो उसी के साथ इसको क्लब कर दीजिए कि जब सीरियल देखेंगे तो गोली खाएंगे, मतलब किसी तरह से आप जोड़िए, क्योंकि जहां पर रोज खाना है, हफ्ते में खाना है, तो कहीं ना कहीं एसोसिएट करना है, भूल जाते। इसीलिए कहा जाता है रोज खाना है तो जहां टूथपेस्ट रखते हैं वहीं रख दीजिए, वहां रोज पहुंचेंगे। चाय बनाते हैं वही वो दवा रख दीजिए, क्योंकि कई दवाएं रोज खानी और बहुत लंबे समय तक खानी। यस, अब दूसरा पॉइंट हमने जबरदस्ती आपको वहां बता दिया था, इसमें होता क्या है, तो कंटेन सेंटाक्रोमैन कहीं लिखा था आपने कहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं, बस वही है कि नॉन स्टेरॉइडल, हार्मोनल पिल, नॉन हार्मोनल साप्ताहिक, CDRI लखनऊ में, लेकिन ये लिखा क्यों? लिखा इसलिए कि आपके 2018 में नीट में एक फालतू का सवाल आया तो सिलेबस में था,
वो सवाल आ गया। तो सवाल को अगर समझना है तो ये पढ़िए, नहीं समझना तो सॉल्व। तो एक आध सवाल तो आते रहते हैं ना, उसके लिए कोई पीएम करने नहीं जाता। तो जो कम से कम आ गए हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी उसे तो पढ़ ही सकते हैं। तो इस सेंटाक्रोमेल ने काम क्या किया? इट बाइंड्स विद it blocks estrogen receptor of endometrium and prevent implantation। फंक्शन देखिएगा, अभी तक आप पढ़ रहे थे कि जब भी ओसीपी क्वेश्चन आएगा तो प्रेफर हम करेंगे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ज्यादा गला दबा दोगे तो दोनों बोल देंगे, लेकिन अगर सहेली आ गया तो आंसर आप करेंगे एंटी इम्प्लांटेशन। सिर्फ एक ही आंसर करेंगे, एंटी इम्प्लांटेशन। और आपका जब एग्जाम में सवाल आया था कि 2018 का, आप देख लीजिएगा, उसमें ऑप्शन ही यही था। तब भी नहीं एनसीईआरटी में था और अब भी नहीं, लेकिन उस समय भी बच्चा एक शब्द जानता, सिर्फ सवाल क्लियर नहीं हुआ। वो हर बच्चा जानता था कि सहेली प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, तो वो यहां से पकड़ लिया उसने सवाल। ऊपर के लाइन से समझ नहीं आई तब भी वो करा, तो गलत नहीं हुआ 2018, क्योंकि हम पढ़ते तो यही हैं, इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। तो उसकी फिजियोलॉजी तक लिखी हुई थी कि एंडोमेट्रियम में ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक होने की वजह से इम्प्लांटेशन होता ही नहीं है, क्योंकि जब तक वो रिसेप्टर्स नहीं होंगे तब तक ब्लास्टा जाकर के एंडोमेट्रियम से चिपकेगा ही नहीं। वो पढ़ाया नहीं जाता आपको, हमने तो बड़ी सरल भाषा में आपको पढ़ाया, 7वें दिन वो जाके कांटेक्ट में रहता, क्योंकि वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते। अगर उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दोगे तो ट्रोफोब्लास्ट कहीं जाके जुड़ेगा ही, जब जुड़ेगा नहीं तो इम्प्लांटेशन कैसे? तो यहां पर सिर्फ एक आंसर है, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। अब उस ऑप्शन की बात करेंगे तो याद करिएगा, अदरवाइज आपका आंसर तब भी निकल गया था और फिर निकल